नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां देहरादून में आज पंचायत प्रतिनिधियों का 1 दिवसीय सम्मेलन होना है। ओम बिरला, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल उद्घाटन करेंगे सम्मेलन का। सम्मेलन में राज्य के 405 पंचायत प्रतिनिधि कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर शामिल होंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को लोकसभा के कामकाज से परिचित कराने के लिए ये सम्मेलन रखा गया है। तो लोकसभा में किस तरीके से कामकाज किया जाता है, उसको लेकर खास जानकारी दी जाएगी पंचायत प्रतिनिधियों को। तो आज देहरादून में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ओम बिरला भी इसमें मौजूद रहेंगे और प्रेमचंद अग्रवाल भी यहां शामिल होंगे। 405 पंचायत प्रतिनिधि कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पे शामिल होंगे और किस तरीके से लोकसभा में कामकाज किया जाता है, उसको लेकर खास जानकारी इन सभी प्रतिनिधियों को दी जाएगी। प्रतिनिधियों को कामकाज से परिचित कराने के लिए ये सम्मेलन रखा गया है, ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। 405 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां नजर आएंगे। तो 1 दिवसीय सम्मेलन है, ये आज ही का सम्मेलन है और इसमें पंचायत प्रतिनिधियों को भी न्योता दिया गया है। खासतौर से पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ही ये सम्मेलन रखा गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत से। किशोर रावत, क्या जानकारी मिल रही है जो आज 1 दिवसीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन होने जा रहा है, तो इसमें क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से समझाया जाएगा पंचायत प्रतिनिधियों को कामकाज को लेकर लोकसभा के? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और 1 दिन का ही कार्यक्रम है। इसमें तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि है वो इसमें शिरकत करेंगे। उन्हीं को लेकर ये सम्मेलन है। किस तरीके से पंचायतों को मजबूत करना है, पंचायतों का किस तरीके क्या क्या काम होता है, हक होता है, क्योंकि सबसे पहली अगर सरकार करेंगे, निचली सरकार की बात करेंगे, तो पंचायत से ही सबसे पहली सरकारें आती है। उसके बाद निगम और पालिकाएं और फिर विधानसभा और लोकसभा आती है जी। ऐसे में जो ये पंचायत प्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, किस तरीके से उनको काम करना चाहिए लोगों के प्रति, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं उनके लिए पंचायत सबसे महत्वपूर्ण पंचायत प्रतिनिधि होता है। ऐसे में ओम बिरला उनको संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष भी प्रेमचंद अग्रवाल रहेंगे, मुख्यमंत्री इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। और अगर बात की जाए पंचायत प्रतिनिधियों की, तो लगातार पंचायतों को मजबूत करने के लिए सरकारें काम कर रही है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पंचायत का मजबूत होना उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, देश के लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत है। इसीलिए आज कार्यक्रम रखा गया। तो 2:30 बजे के करीब इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कार्यक्रम के बाद और संभवतः सभी अपना उद्बोधन इसमें करेंगे। जी बिल्कुल किशोर रावत, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे भी आपके पास लौटूंगी। देहरादून से आपको एक और अहम खबर बता दें, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के दौरे का आज दूसरा दिन है। देवेंद्र यादव आज रुद्रपुर में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 11:30 बजे रुद्रपुर से हरिद्वार के लिए देवेंद्र यादव रवाना हो जाएंगे। वहीं शाम 4:30 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव। हरिद्वार में कार्यकर्ताओं से मुलाकात और गंगा आरती में प्रतिभाग करेंगे देवेंद्र यादव। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव बताया जा रहा है कि आज रुद्रपुर आएंगे, रुद्रपुर से हरिद्वार वापस जाएंगे 4:30 बजे। और लगातार कांग्रेस भी आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाने में लगी हुई है। जो भी उनके कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं जोश भरने की कोशिशें की जा रही हैं चुनावों से पहले। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत से। किशोर रावत, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ खास कार्यक्रम आज देवेंद्र यादव का रहने वाला है? आज उनका दूसरा दिन है दौरे का, तो ऐसे में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस भी अब चुनावी वर्ष है, तो कांग्रेस भी अब तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है। उनके प्रभारी देवेंद्र यादव यहाँ पर कुमाऊं के दौरे पे थे। आज वो हरिद्वार पहुंचेंगे देर शाम। हरिद्वार में बूथ कार्यकर्ता और जो बूथ सम्मेलन और जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब चुनाव है तो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी दल में बूथ कार्यकर्ता होता है, तो उसको लेकर कांग्रेस फोकस कर रही है।
और कांग्रेस लगातार इस बात पे जोर दे रही है और सरकार के जो काम जनहित के काम नहीं हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो रही है, आम लोगों को परेशानी हो रही है, तो कांग्रेस उनको मुद्दा बना रही है। अब ये देखना होगा कि इनके जो कार्यक्रम है, क्योंकि देवेंद्र यादव इससे पहले पिछले साल उत्तराखंड में आए थे, लेकिन वो देहरादून गढ़वाल मंडल की तरफ ही रहे थे। अब ऐसे में वो कुमाऊं मंडल की तरफ फोकस किया है, तो उनके कार्यक्रम 2 दिन से वो वहां पर तमाम तरह की बैठ के और कार्यकर्ताओं से मुलाकात, बूथ अध्यक्षों से मुलाकात, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब वो हरिद्वार पहुंचेंगे, हरिद्वार में भी लोगों से बैठक करेंगे, बात करेंगे। दरअसल उनका उधम सिंह नगर की तरफ जो दौरा है, उधम सिंह नगर में किसान आंदोलन और उत्तराखंड में अगर किसान आंदोलन की बात करें तो उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसी जगह जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस वहां फोकस कर रही है। जी बिल्कुल किशोर रावत, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे भी आपके पास लौटूंगी। देहरादून से आपको एक और अहम खबर बता रहे हैं, जहां रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आज से शुरू होगा 2 ट्रेनों का संचालन। दून दिल्ली के बीच चलने वाली दिल्ली शताब्दी, वहीं देहरादून से काठगोदाम के बीच चलने वाली नैनी दून शताब्दी ट्रेन का आज से संचालन होने जा रहा है। हरिद्वार लक्सर के बीच डबल लाइन रेलवे ट्रैक के 2 ट्रेनों को रद्द किया गया था। 29 दिसंबर से रद्द चल रही थी दिल्ली शताब्दी और नैनी दून जनशताब्दी, और आज 2 ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है। आज से शुरू होगा इन दोनों ही ट्रेनों का संचालन, तो कहीं ना कहीं रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उनको सफर करने में आसानी होगी, जिस तरीके से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ किशोर रावत से। किशोर रावत, क्या जानकारी मिल रही है? आज से बताया जा रहा है कि 2 ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है, तो क्या कुछ इनके रूट रहेंगे, क्या वक्त रहेगा और किस तरीके से अब आगे भी यही माना जाए कि लगातार चालू रहेंगी? तो किशोर रावत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये अच्छी खबर देहरादून से, जहां रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। 2 ट्रेनों का आज से संचालन होने जा रहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक सचिवालय देहरादून में हुई, जिसमें 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती को युवा चेतना दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर को युवा चेतना दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को निर्देशित कर दिया गया है और इस पूरे मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। दो 2022 की महाभारत के लिए अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। हर कोई दल दंगल को फतेह करने की रणनीति पर मंथन कर रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने भाजपा विरोधी दलों को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। हरदा ने विधानसभा चुनाव को महाभारत का युद्ध बताते हुए कहा कि इस युद्ध में 2 ही सेना रहेंगी, जिसमें बीजेपी कौरव तो कांग्रेस पांडवों की सेना के रूप में लड़ाई लड़ेगी। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी का कहना है कि चुनावी रण में सबको पता चल जाएगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मिशन 2022 को फतेह करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने पहले ही बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने के बयान से राजनीतिक भूचाल लाया हुआ था, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव ने राज्य में नई बहस पर जंग छेड़ दी है। हरदा का तर्क है कि 2022 का विधानसभा चुनाव महाभारत का युद्ध है। इस युद्ध में 2 ही सेना रहेंगी, जिसमें बीजेपी कौरव तो कांग्रेस पांडवों की सेना के रूप में लड़ाई लड़ेगी। हरदा का तर्क है कि भाजपा विरोधी दल पांडवों की सेना में शामिल हो जाएं, जिससे विपक्ष की ताकत बढ़ेगी। इन सब के बीच हरीश रावत ने एक शगुफा और छोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती को भारत रत्न देने की मांग की है। जो भाजपा के विरोध के सोच के लोग हैं, उनको कांग्रेस के साथ आना चाहिए। लड़ाई युद्ध में जब महाभारत में दोनों, एक सेना उधर की तरफ है, एक सेना इधर की तरफ है। कौरव पक्ष भाजपा के रूप में है और पांडव पक्ष कांग्रेस के रूप में है, तो आए पांडवों के रूप में
और शुरुआती तौर पर आपको महाभारत भी मालूम है 2-3 दिन कौरव जीतते रहे थे, लेकिन अनंतो गत्वा सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। हरीश रावत के इस बयान ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी हरदा के इस बयान पर चुटकी लेते हुए कह रही है कि चुनावी रण में सबको पता चल जाएगा, बीजेपी की तैयारी तेजी से चल रही है। पार्टी के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। हालांकि किसानों के आंदोलन, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई समेत अन्य चुनौतियों ने बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा रखी है। बावजूद इसके बीजेपी का 2022 का दंगल 65 सीटों से अधिक के साथ जीतने का दावा है। अपने आप में एक काडर बेस पार्टी है। काडर बेस होने के कारण हम हमेशा से, हमारा कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ रहता है। इसलिए कभी भी कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी इस रूप में काम करती है कि हमारे लिए कोई भी चुनौती नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। वहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कुल मतदाताओं की तादाद 79 लाख के पार हो गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता पंजीकरण अभियान के दौरान ये आंकड़े सामने आए। नवंबर-दिसंबर में चले मतदाता पंजीकरण अभियान में 1,34,000 मतदाता नए बढ़े हैं। इस तरह प्रदेश में कुल मतदाताओं की तादाद 80 लाख के पार पहुंच सकती है। राज्य के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़े काफी मायने रखते हैं। राजनीतिक दल अभी से गुणा भाग में लगे हैं। वहीं हरीश रावत के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि सत्ता विरोधी वोट को अपने पाले में लाने के लिए दूसरे दलों को कांग्रेस में लाने की तैयारी में है। वहीं मायावती को भारत रत्न देने की मांग के पीछे राज्य के करीब 20% दलित वोटरों को आकर्षित करने की मंशा हरदा की दिख रही है। अब ये चुनावी वर्ष है, अब तो दिसंबर में आचार संहिता लगी जानी है, तो सभी दल अपने चुनावी मोड में हैं, आ गए हैं। तो इस समय तो कांग्रेस को लगता है कि हमारा जो वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट होता है, जो सत्ता विरोधी वोट होता है, हमेशा होता है, सत्ताधारी दल हार जाता है, तो वो वोट कहीं बिखर न जाए आप पार्टी की वजह से और इसका बसपा की वजह से, तो इसलिए उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं हरीश रावत जी। कुल मिलाकर चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य का विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल इस बात से वाकिफ हैं कि 2022 का महाभारत किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी के राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। कांग्रेसी खेमे में इस बात की चिंता सभी को है कि आप कहीं कांग्रेस के बचे हुए वोट बैंक में भी सेंधमारी ना कर ले। शायद यही वजह है कि हरीश रावत ने अभी से बीजेपी विरोधी दलों को पार्टी में आने का न्योता दिया है। बहरहाल देखना होगा हरदा के मायावती को भारत रत्न देने और बीजेपी विरोधी दलों को पार्टी में बुलाने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। क्या हरीश रावत का न्योता बीजेपी विरोधी दल कबूल करेंगे? क्या एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर भारी पड़ेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सभी को इंतजार है। किशोर रावत, चंद्रमोहन के साथ अंकित काला, देहरादून, हिंदी खबर। उत्तराखंड में जल्द विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और पदों को जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 25 विभागों का वापस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जाए और उसके लिए जो भी सरकारी नौकरियों में जो भर्ती हो रही है उसमें बहुत तेज़ी से कार्रवाई की जाए। तो जो हम लोगों के आयोग हैं, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा चयन आयोग, ये तीनों आयोग भर्ती करते हैं जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता है सरकार में, और विभाग अपने अध्याचन भेजते हैं, जो उनकी वैकेंसीज होती हैं वो आयोगों को भेजते हैं, फिर आयोग उसकी भर्ती की कार्रवाई करता है। तो आज विभागों को और आयोगों को बुलाया गया है और जहाँ पे भी कोई विलम्ब हो रहा है उनको कहा गया है कि तत्काल कार्रवाई करें, जिससे ये वर्ष जो है बहुत तेज़ी से इसमें सभी सरकारी रोजगार की कार्रवाई पूरी हो जाए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर उत्तराखंड में बम्पर भर्तियां आने जा रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राज्य के सरकारी विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से इस साल 7,200 से ज्यादा भर्तियां होनी हैं। देखिए। साल 2021 उत्तराखंड के लिहाज से चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष में सरकार की तरफ से यही कोशिश है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाए, बेरोजगारों के हाथों को रोजगार दिया जाए। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष संतोष बड़ोनी जी हमारे साथ हैं, सचिव माफ कीजिएगा। आज आपकी शासन लेवल पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है सर, किस तरीके से रोजगार को लेकर के आगे आप लोग भर्तियाँ निकालने वाले हैं? राज्य सरकार का दोनों आयोगों को ये निर्देश है कि भर्तियों को समयबद्ध आधार पर पूरा करें। थोड़ा कोरोना कारण से जो हमें विलम्ब हुआ है उसको भी हम मेकअप करें। और इसके अलावा ये खास बात यह है रोजगार वर्ष में कि जो 2014-15 से हमारा आयोग चल रहा है, तो और पिछले 5 सालों में हमने 6,800 कुल भर्तियां की थी और इसी वर्ष और पिछले वर्ष मिला के हमको लगभग एक वर्ष में 7,200 भर्तियां हम निकाल रहे हैं। तो ये फ़र्क है कि रोजगार वर्ष में जो चेंज आया है वो काफ़ी पद पिछले 5 साल के बराबर पद हमने इसी वर्ष निकाले और उनकी भर्तियां भी प्लान की हैं। तो ये एक बात है कि जो अधिक से अधिक बच्चों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। अभी पाइपलाइन में कुछ भर्तियां हैं सर कि कितने हजार पद जो आप लोग निकालने जा रहे हो, कुछ अगर विभागवार आप बता पाएँ जो बिल्कुल टाइमलाइन पे? लगभग 2,500 पद हैं जिनको हम निकालेंगे अब, और 5,000 पदों का हम विज्ञापन निकाल चुके हैं, उनका एग्ज़ाम कराएंगे। उनमें से 1,000 का परीक्षा हो चुकी है। जो पद अब आएंगे उनमें मुख्य पद हैं सहायक लेखाकार के, जो पटवारी हैं, राजस्व उपनिरीक्षक हैं, और उसके अलावा प्रयोगशाला सहायक हैं अलग अलग विभागों में। उसके अलावा मानचित्रकार हैं, बंदी रक्षक हैं, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही हैं और सचिवालय सुरक्षा के संवर्ग से कुछ पद हैं। तो ये मुख्य पद हैं जो अब आएंगे इन पदों में। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे पद जैसे तबला वादक, कहीं पर संगीतज्ञ, कहीं पर जो 1-1, 2-2 किसी विभाग में होता है वो भी हैं। तो उनको हम उसके बाद पब्लिसाइज करेंगे जब से ये जो ज़्यादा पद हैं वो जिनका किस तरह से विज्ञापन निकल जाएगा। एक अंतिम प्रश्न सर, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के उसके अभी तक बेरोजगार उसका इंतजार कर रहे, उसमें अभी कुछ अपडेट है सर? उसमें मुख्य जो मसला था वो ये था कि पुलिस ने हमें जो पहली रिपोर्ट भेजी थी उसके बाद हमने पुलिस से एक और रिपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी कि उसमें उनका पहली रिपोर्ट में कहना था कि साहब 31 को तो हमने छांट लिया है 57 में से, बाकी की जांच चल रही है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो जांच चल रही है उसकी क्या प्रगति है और कितने और, जिससे ये पता लगे कि कितने और बच्चे उसमें निकले हैं। क्योंकि अगर बच्चों ये पता लगता है कि जिन कुछ आइडेंटिफाई होने वाले नहीं हैं तो उस समय एक परीक्षा का मामला आ सकता है कि एक छोटी परीक्षा उन सेंटर्स में, क्योंकि सेंटर्स भी आइडेंटिफाइड हैं, तो उनमें करा के हम उसे कर सकें। तो वो रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है, उसके बाद हम उसमें निर्णय लेंगे। मतलब रिपोर्ट के बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर आगे इस परीक्षा को कराया जा सकता है? अगर जाँच में सभी अभ्यर्थी आइडेंटिफाई न हुए तब ये निर्णय हो सकता है। ठीक है, हिंदी खबर से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष बड़ोनी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव, जिन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कई सारी विभागों में इस समय भर्तियां निकाली जानी है। तो बेरोजगारों के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब देखना ये है कि सरकार की तरफ से जो तैयारी चल रही है अधिकारी स्तर पर वो कब तक मुकम्मल हो पाती है। अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ मैं अंकित काला, हिंदी खबर, देहरादून। उधर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने कहा कि कोटद्वार से दिल्ली और टनकपुर से दिल्ली दोनों जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का रेल मंत्रालय के जरिए टाइम टेबल घोषित होते ही संचालन प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से दोनों ट्रेनों के नामकरण का पत्र दिया है। कोटद्वार और टनकपुर दोनों प्रमुख पर्वतीय नगर होने के साथ साथ धार्मिक आस्था के भी केंद्र हैं। सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि उन्होंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि कोटद्वार से चलने वाली गाड़ी का नाम सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस और टनकपुर से चलने वाली गाड़ी का नाम पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस रखा जाए। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि जन भावनाओं के अनुरूप माननीय मंत्री जी एवं रेल मंत्रालय आवश्यक इन नामों पर विचार करेंगे। पूर्व में भी रेल मंत्रालय ने बड़ी उदारता से काठगोदाम से देहरादून के बीच चलने वाली गाड़ी का नाम अनुरोध करने पर नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस स्वीकार किया था। प्रतीक्षा है कि शीघ्र ही दोनों ट्रेनों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा।
उत्तराखंड से आपको अगली अहम खबर बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून समेत 4 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश हो सकती है। पर्वतीय इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। तो उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा कोहरा जो है वो भी ऊधम सिंह नगर में छाया हुआ है। देहरादून समेत 4 जिलों में आज बारिश के आसार हैं और बताया जा रहा है कि अभी और कोहरा भी ऊधम सिंह नगर में आ सकता है। तो पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हमने देखा था कि हाल ही में बारिश भी कई जगह पर देखने को मिली है और अब और भी बारिश की संभावना जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में स्वयंसेवी संगठन भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएंगे, जिसके लिए हरिद्वार और ऋषिकेश के सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले तमाम स्वयंसेवी संगठनों के साथ बैठक कर मेला प्रशासन ने तैयारियां की। स्वास्थ्य, गंगा सफाई, महिलाओं की मदद, बुजुर्गों की सेवा, आवारा पशुओं की सेवा करने से जुड़े तमाम स्वयंसेवी संगठनों के लोग इस दौरान यहां मेला नियंत्रण भवन पहुंचे और मेला प्रशासन को सकुशल कुंभ मेला कराने के सुझाव दिए। मेला प्रशासन कुंभ मेले के दौरान इन सभी सामाजिक संगठनों की मदद लेगा और मेला क्षेत्र में इनकी ड्यूटी भी लगाई जाएगी, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने इन सभी सामाजिक संगठनों से आगे आकर विश्व के सबसे बड़े मेले में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। कुंभ मेले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार पीपीपी मोड पर भी इन सामाजिक संगठनों की सेवाएं लेने की योजना बनाई जा रही है। ये माइक बंद करते जाएंगे, नहीं तो लोड नहीं लेगा। इस बार सेक्टर वाइज मदद करना चाहेंगे कुछ हमारे। उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील के गांव हड़वारी की ऊपरी पहाड़ी में चट्टान खिसकने और भूस्खलन से 2 भवनों को नुकसान और एक महिला को चोट आई है, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया है। जिले के आपदा प्रबंधन के मुताबिक तहसीलदार मोरी द्वारा सैटेलाइट नंबर से उक्त जानकारी दी गई है। तहसीलदार द्वारा बताया गया है कि गांव की पहाड़ी जो कि 700 से 800 मीटर ऊपर है, उसमें चट्टान खिसकने के साथ ही भूस्खलन होने से 2 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि एक महिला को भी हल्की चोटें आई हैं, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया है। इसके अलावा गांव में 4 परिवार जो भूस्खलन से ज्यादा खतरे में हैं, उन्हें यहां के प्राथमिक स्कूल में शिफ्ट किया गया है। देहरादून समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं की स्कूल ड्रेस के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने धनराशि जारी कर दी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अब तक बच्चों को स्कूल ड्रेस या इसके लिए पैसे नहीं दिए हैं। बच्चे इसके लिए पूरे साल इंतजार करते रह गए। ये हाल तब है जब वर्तमान सत्र 2020 से 2021 खत्म होने वाला है और 3 महीने बाद नया सत्र शुरू हो जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के बच्चों को हर साल निःशुल्क ड्रेस दी जाती है। स्कूल ड्रेस पर खर्च होने वाली कुल धनराशि का 90% हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, जबकि शेष 10% धनराशि राज्य सरकार वहन करती है। वहीं बच्चों को स्कूल ड्रेस दिए जाने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना के दौर में कई जगहों पर नए बच्चों के दाखिले नहीं हुए, जिसके कारण इसमें देरी हो गई। अब अनलॉक के दौर में पुरानी व्यवस्था के तहत ही हर एक बच्चे को स्कूल ड्रेस के तहत 600 रुपए दिए जाएंगे। पहले से ही हम लोग डीबीटी के माध्यम से पुस्तकों देने का निर्णय लिया था और बच्चों का जो यूनिफॉर्म का पैसा वो एसएमसी के माध्यम से देने का निर्णय पहले से ही है, लेकिन कोविड काल की वजह से कई जगह नए बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाए, जिस कारण से विलम्ब हो गया। अब जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है, हमने कोशिश की कि जो व्यवस्था पहले से ही है एसएमसी के माध्यम से बच्चों तक यूनिफॉर्म को पहुँचाया जाए। उसका पैसा प्रत्येक बच्चे के लिए 600 रुपये अनुमन्य है, वह एसएमसी के माध्यम से बच्चों को दिया जाएगा। कई राज्यों में बर्ड फ्लू से हजारों पक्षियों की मौत के बाद अब उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी हो गया है। राज्य में बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा
कि राज्य के संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखने को कहा गया है। जिलाधिकारियों को भी अपने अपने जिले में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो इसको गंभीरता से लें और कोई भी मामला सामने आता है तो फौरन सैंपल जांच के लिए भेजें। मदन कौशिक ने कहा कि फिलहाल राज्य में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि देहरादून में जरूर 2-3 कौओं की मौत हुई है, जिनके सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर मेला पुलिस और प्रशासन के लिए कुंभ 2021 की पहली परीक्षा साबित होगा, क्योंकि कोविड काल में ये पहला स्नान पर्व है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसलिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने के आसार हैं। स्नान पर्व को लेकर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि स्नान पर्व की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। सभी श्रद्धालु स्नान के लिए आ सकेंगे और इससे राज्य सरकार को कुंभ के आयोजन के मद्देनजर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं का फीडबैक भी मिल सकेगा। हमारा जो पर्व स्नान है वो 14 तारीख को आ रहा है। कुंभ स्नान 11 से होंगे, लेकिन इस पर्व स्नान में भी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है और पर्व स्नान के अवसर पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध जैसी चीज़ नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं एक जो देखने को मिलेगा कि हाँ, वास्तव में जो हम लोग सोच रहे हैं उसके अनुरूप हमारे काम हो रहे हैं। तो उसमें हमारी जो तैयारी है उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं एक अपने आप को आकलन करने का अवसर भी मिलता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।